देखिए, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट नंबर 3 वर्क पावर एनर्जी चल रहा है और इसमें हम आज फ्रिक्शन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं और ये पहला न्यूमेरिकल मैंने लिखा है बोर्ड पे। और आप ध्यान दीजिए कि अगर आपने पिछली क्लासेस फ्रिक्शन की करी हैं, 3-4 क्लासेस ली हैं हमने, कोई ऐसी बात नहीं आएगी आपके सामने जो आपको पता ना हो या जो मैंने बताई ना हो। आप देखिएगा खुद ही कि फील करके देखिएगा इस चीज़ को कि कौन कहता है कि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो टफ होते हैं या न्यूमेरिकल्स में समझ में नहीं आता कैसे करें, कैसे वैल्यू निकालें। सब कुछ वही है जो हमने वहाँ पे कहानी की तरह पढ़ा था। उसी कहानी में से समझ लीजिए कुछ पोर्शन, जैसे फिल्म देखी थी उसी में से कुछ चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पे देखनी है। सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं और देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएगा। सिचुएशन समझिए पहले हो क्या रहा है। 2 किलोग्राम का एक टुकड़ा फर्श पे रखा है। अगर डायग्राम बना सकते हैं आप हल्का सा भी, क्योंकि फिजिक्स में जब भी डेरिवेशन या कुछ भी किए होंगे, कंसेप्ट देखे होंगे, डायग्राम से जरूर किए करे जाते हैं। तो अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो इसमें डायग्राम जरूर बनाएं। तो 2 किलोग्राम का टुकड़ा एक फर्श पे रखा है। फ्रिक्शन में हमने कई बार इस तरह का डायग्राम बनाया है जिसमें ये 2 किलोग्राम का टुकड़ा जो है वो फर्श पे रखा है। तो इसका वेट अभी mg ले लीजिए। वैसे m की वैल्यू जो है यहाँ पे 2 किलोग्राम दी हुई है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने का बहुत सिंपल सा रूल है, जो दिया है पहले आप उसे लिख लें। घर्षण गुणांक 0.4 है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0.4 हो गई है। ये नहीं दिया है कि स्टैटिक है या काइनेटिक, तो यानी कि चले या ना चले हमें म्यू यही यूज करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। 2.5 न्यूटन का एक बल टुकड़े पर क्षैतिज दिशा में लगाया जाता है। ये हमने फोर्स जो है वो 2.5 न्यूटन का इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो F इज इक्वल टू हमारे पास 2.5 न्यूटन का ये फोर्स लगा है। अब देखिए ये फोर्स, अच्छा दूसरी एक और बात मैं पहले बता दूं, अगर वेट नीचे लग रहा है तो रिएक्शन भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा और इसकी वैल्यू mg के बराबर होगी। और चूंकि आप आगे खींच रहे हो तो इसलिए एक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी ये डिपेंड करेगा कि आप सीमांत स्थिति में हैं या फिर स्टैटिक पोजीशन में हैं या फिर काइनेटिक पोजीशन में हैं। हमें पता है जब सीमांत स्थिति रहती है तो वो सॉरी स्टैटिक रुका हुआ रहता है पिंड, तो फ्रिक्शन जो है धीरे धीरे बढ़ता रहता है जब आप फोर्स लगाओगे और जाकर के मैक्सिमम लिमिट पे यहाँ पे, यानी कि ये सारे एफ एस हैं और इसमें से ये पर्टिकुलर एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाता है और उसकी वैल्यू फिर एफ के बोली जाती है। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, अगर हम कहें कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर, तो ये म्यू आर में अगर आप म्यू स्टैटिक वाला रख दोगे तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हो। बस इतनी कंडीशन निकाल सकते हो। बाकी पॉइंट्स पे जो फ्रिक्शन होगा वो एक्चुअली अप्लाइड फोर्स के बराबर रहा होगा। तो अगर हमें ये देखना है कि ये बॉडी इस फोर्स के अंडर में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, तो पहले हमें इस पे देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये चीज ज्यादा लग रही है या कम लग रही है। पहले ये फोर्स इस लायक होना चाहिए कि पहले बॉडी को चला तो पाए। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, किसी भी बॉडी पे मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लिमिटिंग का लग सकता है वो इतना लग सकता है। तो हमें इसको लगा करके, और पहला पार्ट भी यही कह रहा है कि फर्श तथा टुकड़े के बीच में लगने वाले घर्षण बल की तुलना कीजिए, नहीं तुलना नहीं, मान निकालिए होगा। घर्षण बल का गणना कीजिए, गणना कीजिए है, तुलना किससे कर लेंगे हम, और कुछ तो पता नहीं है। और टुकड़े को गति देने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल की ज्ञात कीजिए। तो फर्श तथा टुकड़े के बीच में लगने वाले घर्षण बल की, तो देखिए घर्षण बल का जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला हमें लिमिटिंग वैल्यू का बताएगा कि कितने पे ये चलने वाला होगा। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें इसका, तो घर्षण बल का फॉर्मूला जो होता है, हमने लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा था, F इक्वल टू म्यू आर। अब म्यू आपके पास स्टैटिक और काइनेटिक, यहाँ पे वैसे स्टैटिक वाला वही लिमिटिंग वाला लगता है और एक ही म्यू की वैल्यू दे रखी है तो वही लगेगी जाकर के, अदरवाइज स्टैटिक लगता। अगर मान लिया अलग अलग दिए होते आपको घर्षण गुणांक म्यू एस और म्यू के, तो चूंकि ये अबाउट टू मूव वाली कंडीशन होती है, चलता नहीं है उस टाइम पे, चलने वाला होता है, तो इसलिए म्यू एस की वैल्यू लगती। तो यहाँ पे 0.4 हम इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.4 और आर की वैल्यू इंटू एम जी कर दीजिए। 0.4 इंटू एम का मतलब 2 हो गया और जी आप इसमें 9.8 रख दीजिए। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, हासिल 6 लगे, नहीं 78 आएगा, 78 से 78, 7.84 न्यूटन, ये घर्षण बल की वैल्यू आती है। ये फॉर्मूला बेस पे आ गया आपका। इतना आप कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कहीं कोई समस्या तो नहीं है। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन निकला है ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा सकता था वो ये पूछा जा सकता था, और साथ में
कि देखिए यहां से जो निकला है रिजल्ट उसको जरा एक्सप्लेन करता हूं। 7.84 यानी कि अप्लाइड फोर्स अगर आपका 0 से लेकर के करते 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 7.84 न्यूटन तक जाता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आपका मैक्सिमम इतने तक जा सकता है, 7.84 न्यूटन तक ये जा सकता है। तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स 7.84 तक लगाने पर अबाउट टू मूव की कंडीशन आएगी, चलने वाला होगा। समझ रहे हैं बात को? अब अगर आप इसके बाद 7.85 लगा देंगे तो ये चलना स्टार्ट कर देगा, ये और आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि ये कुछ कम हो जाएगा, जिससे फिर हम कहेंगे, जैसे मान लिया 7.6 रह गया, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। और अगर इससे पीछे वो पूछता है, जैसे मान लिया सपोज करिए आपसे पूछता है कि मतलब जैसे यही है 2.5, तो 2.5 न्यूटन फोर्स जो अप्लाइड है इसकी रेंज में देखिए यहाँ पे कितना फ्रिक्शन होगा, इसकी रेंज में यहाँ पे भी 2.5 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है। तो अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2.5 लगाया है हमने, तो वास्तव में जो सीमांत घर्षण बल है वो सीमांत घर्षण बल 7.84 न्यूटन है। तो ये तो सीमांत यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लग सकती वो है। आप लगाए कितना बैठे हो, आप तो 2.5 लगाए बैठे हो, तो इस टाइम पर जो है वो आपका सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा, फोर्स जितना बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से अब अगर आप कहते हो कि 7.84 न्यूटन आंसर आएगा तो ये गलत है, ये आपने केवल मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली है, कई बुक्स में ये गलत दिया होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि अभी हम उतने पर तो पहुंचे ही नहीं है, हम तो पीछे हैं, हम तो 2.5 न्यूटन लगाए बैठे हैं। तो इस और लिमिटिंग कितना है, 7.84 तक फ्रिक्शन जा सकता है, तो इसका मतलब 2.5 न्यूटन लगाया तो इस टाइम पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्टली 2.5 न्यूटन अप्लाइड फोर्स के बराबर रहेगा। 7.84 लगा दोगे तब भी वही सिचुएशन आएगी आपकी कि वो ठीक ठीक बराबर रहेंगे, बस ये है कि चलने वाला हो जाएगा, और इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, वो एक्चुअली कम होकर के वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे कि चूंकि इस समय चूंकि आरोपित बल जो आपने उस पर लगाया है, आरोपित बल सीमांत घर्षण से कम है, सीमांत घर्षण से कम है, अतः पिंड पर लगने वाला घर्षण बल, पिंड पर लगने वाला घर्षण बल कितना होगा, तो बाह्य बल के बराबर होगा, बाह्य बल के बराबर होगा। अतः घर्षण बल जो बॉडी पे लगेगा वो सीधे सीधे आपका 2.5 न्यूटन, यही आंसर हो जाएगा। कितना मतलब कंसेप्ट घुमा के इसको यूज किया है उन्होंने, ठीक है ना, कि सीमा हमने क्या किया, बॉडी पे कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो ये फॉर्मूला बताता है। क्योंकि हमने इससे कम लगा रखा है इसका मतलब सिचुएशन कहीं बीच की है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, वो लिमिटिंग केस में हम पहुंचे ही नहीं है, हमने तो 2.5 उसके ऊपर लगा रखा है फोर्स। तो इसका मतलब बॉडी अभी नहीं चल रही है, और जब नहीं चलती है बॉडी तो जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग तक तो वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फोर्स एडजस्ट करता रहता है। तो इस वजह से फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट हमने निकाल ली है, ठीक है ना, लेकिन हम चूंकि उससे पीछे ही है इसलिए फ्रिक्शन भी उसी के बराबर होगा अप्लाइड फोर्स के। मैं ये लाइन फिर से लिख देता हूं अगर नहीं दिखाई दे रही हो या नहीं समझ में आ रही हो। क्योंकि आरोपित बल सीमांत घर्षण से कम है अतः पिंड पर लगने वाला घर्षण बल बाह्य बल के बराबर होगा, यानी कि हम ये वाली सिचुएशन में बीच में घूम रहे हैं, सीमांत पे पहुंचे ही नहीं है, अतः घर्षण बल की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी, यानी कि 2.5 न्यूटन बाहर से लगाया तो ये 2.5 न्यूटन होगी। बहुत ही घुमा के कंसेप्ट है, अगर आपने वीडियो मेरा वो वाला देखा है जिसमें कि हमने डिस्कस किया था ये सब कि फ्रिक्शन कैसे जनरेट होना स्टार्ट होता है, क्या क्या वैल्यूज लेता है, वो फिर ग्राफ भी खींचा था, वो वाला मैंने वीडियो दिया भी था कि पढ़ लेना, उसे देख लेना। अगर वो आपको क्लियर है तो आपको ये समझ में आया होगा, अदरवाइज आप इतना ही समझ सकते हो, नॉर्मल कंसेप्ट के साथ आदमी इतना समझ सकता है, ये चीज समझने के लिए आपको ये पूरी कहानी चाहिए। ये न्यूमेरिकल जो है इसका फर्स्ट पार्ट वो उतना आसान नहीं है जितना कि वो देखने में लग रहा है। ये लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही है, इस लास्ट वाली लाइन को मैं फिर से लिख देता हूं, अतः घर्षण बल 2.5 न्यूटन,
ये आंसर होगा आपका। अब सेकंड पार्ट पे अब आइए। सेकंड पार्ट भी कोई ऐसा बहुत हलवा नहीं है। देखिए, टुकड़े को गति देने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल। तो देखिए, चलना कब स्टार्ट करता है? चलना वो स्टार्ट कब करेगा, जलने वाला तब होगा जब उसके आप ऊपर आप 7.84 न्यूटन जो है वो बल लगाएंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं सीमांत स्थिति में टुकड़े पर बल। तो ये आपका ये 7.84 न्यूटन, इतना फोर्स चाहिए चलने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें ये देखिए कि चलने के लिए इतना तो चाहिए उसे, लेकिन इतना तो आप पहले से ही लगाए बैठे हो ना, 2.5 न्यूटन। तो और कितना ज्यादा बल चाहिए आपको, ठीक है ना। अतः आवश्यक और लगाया जाने वाला बल, तो ये इज इक्वल टू होगा 7.84। ये पर लिख दीजिए, परंतु 2.5 न्यूटन पहले से लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है। इसका आंसर भी दो तरह से निकल सकता है। तो मैं ये भी कह सकते हो 7.84 से चलने लगेगा, इतना बल चाहिए। अब अगर ये और क्लियर करना चाहते हो कि और एक्स्ट्रा कितना लगाएं, तो फिर ये भी हो सकता है कि 7.84 और इसमें से 2.5 न्यूटन तो लगा ही लगा है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 0.4, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 2 गया 5। नहीं, ऊपर नीचे लिख के कर लो, ये ऐसे गलत हो जाएगा। 4, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 5.34 न्यूटन। तो इतना फोर्स और लगा दें तो वो चलने वाला होगा। चलेगा तो नहीं, खैर चलने के लिए तो थोड़ा और चाहिए होगा। तो इतने पे ये गति देने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल जो होगा वो वैसे तो टोटल इतना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन 25.5 आप पहले से लगाए हुए हो, तो फिर यानी कि इसमें से जितना चाहिए उसमें से इतना तो लगा हुआ है, तो और कितना चाहिए, और इतना ज्यादा लगा दें हम तो ये चलना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 5 किलोग्राम का एक पिंड एक खुरदुरे क्षैतिज तल पर स्थित है। तल के समांतर 3 न्यूटन का बल पिंड पर लगाया जाता है। गणना कीजिए स्थैतिक घर्षण बल। सेकेंड पार्ट, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से खींचने के लिए आवश्यक बल, और घर्षण गुणांक दिया है म्यू इज इक्वल टू 0.2 और गुरुत्वीय त्वरण दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, हम सिचुएशन एक डायग्राम में बना लेते हैं और जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। 5 किलोग्राम का एक पिंड खुरदुरे तल पर स्थित है, तो m इज इक्वल टू 5 kg हो गया, और ये 5 kg का एक बॉडी मैंने रख दी इस पे। तो इसका वेट mg नीचे काम करेगा, रिएक्शन ऊपर काम करेगा, जो जब मर्जी होगी हम निकाल लेंगे। तल के समांतर 3 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ये देखिए 3 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। चला पाएगा नहीं चला पाएगा वो बाद में पता लगेगा। फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स यहाँ पे 3 न्यूटन हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं स्थैतिक घर्षण बल निकालिए। तो देखिए, स्थैतिक घर्षण बल ये नहीं कह रहे हैं कि पिंड पर कितना घर्षण बल लग रहा है, ये स्थैतिक घर्षण बल यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं। तो हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। तो आपको पता है स्थैतिक घर्षण, देखिए स्थैतिक घर्षण का मतलब लिमिटिंग ये है यहाँ पे। ऐसे ऐसे नहीं बता पाओगे आपकी क्या बोलते हैं कितना लगेगा या क्या लगेगा, क्योंकि वो तो वेरी करता रहता है शुरुआत में। लास्ट में जब लिमिटिंग केस में उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है F इक्वल टू म्यू आर। तो उस केस में अगर आप फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे म्यू एम जी, आर की जगह एम जी रख दें, तो म्यू की वैल्यू 0.2 है, एम की वैल्यू 5 है, जी की वैल्यू 10 है। तो देखिए कितना आ रहा है, 10 आएगा शायद, 10 न्यूटन आ रहा है। तो अब अगर आपसे ये पूछता है कि स्थैतिक घर्षण बल यानी कि लिमिटिंग, अगर वो पूछता है पिंड पर कितना लग रहा है, तो गणना कीजिए स्थैतिक घर्षण, तो फिर से केस वही बन जाएगा कि चूंकि आपके पास यहाँ पर 3 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, और आपका इस जो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है, सीमांत घर्षण वो 10 का आ रहा है। सीमांत घर्षण जो है वो यहाँ पे जो हमने निकाला वो 10 का आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 को तो वो बैलेंस करने के लिए 3 न्यूटन का फ्रिक्शन लग ही जाएगा। तो आप 4 लगाओगे तो 4 का लग जाएगा, 5 लगाओगे 5 का लग जाएगा, 10 तक लगाओगे 10 तक हो जाएगा। लेकिन जब 10 से ऊपर लगाने लगोगे तो 10 पे लिमिट ये इतनी सेट है, इससे ऊपर नहीं भागेगा वो। तो अगर हम ये कहना है कि स्थैतिक घर्षण बल इसमें कितना लग रहा है, इस टाइम पे कितना लग रहा है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि पिंड पर आरोपित बल, पिंड पर आरोपित बल सीमांत घर्षण से कम है। नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं, सीमांत घर्षण से कम है,
अतः स्थैतिक घर्षण जो पिंड पे लगेगा, स्थैतिक घर्षण इज इक्वल टू वो कितना लगेगा, जितना बाह्य बल, यानी कि बाह्य बल के बराबर होगा, और यानी कि कितना होगा, 3 न्यूटन होगा। भाई हमसे कहा था कि 5 किलोग्राम का पिंड रखा है और न्यूटन, कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं, घर्षण बल बताओ कितना लग रहा है। तो घर्षण बल हमने देखा, तो पहले हमने ऊपर देखा लिमिट इतने तक के बराबर तो नहीं, तो हमने देखा कि ये 10 न्यूटन तक तो उसकी लिमिट ही है फ्रिक्शन की, और हम तो 3 न्यूटन ही लगाए बैठे हैं, तो ये एक पहली बात तो ये चलेगा नहीं, चलने के लिए इसको 10 से ज्यादा चाहिए न्यूटन का फोर्स, चलेगा नहीं। और जब चलता नहीं है पिंड तो स्थैतिक घर्षण की वैल्यू बाह्य बल के बराबर होती है। ये कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहे हैं थोड़े से, तो आप इसका मतलब वो वीडियो आपने या तो नहीं देखे हैं या फिर उतने ध्यान से नहीं देखे हैं, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब सेकंड पार्ट पे आइए, कह रहे हैं कि 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से खींचने के लिए आवश्यक बल कितना चाहिए होगा। देखिए इसके लिए कंसेप्ट हमने आज पढ़े हैं, हमने पढ़ा था एक आर्टिकल पिछला वीडियो कि रुक्ष समतल पर गति, मतलब कहने का मतलब है रफ सरफेस पे मोशन कैसे होता है, तो उसमें हमने हॉरिजॉन्टल देखा था, फिर इंक्लाइन पे देखा था मोशन, इंक्लाइन पे नीचे जाना है या ऊपर जाना है, या ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से आना है, इस तरह के केस देखे थे। तो वो सिचुएशन अब यहाँ बनाई जाएगी। देखिए ये ब्लॉक हो गया हमारा, ठीक है ना, इसका वेट mg नीचे काम कर रहा है, रिएक्शन ऊपर काम कर रहा है, और उस केस में हमें क्या करना है, फोर्स, कितना फोर्स चाहिए ताकि ये 0.1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चले। तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन दे दिया है ए इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया है। फोर्स कितना लगेगा ये क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, ठीक है ना। और फ्रिक्शन जो लग रहा है वो देखिए जब चलने लगेगा ना, तो फ्रिक्शन एक्चुअली 10 न्यूटन से कम हो जाना चाहिए, जो सीमांत घर्षण है। लेकिन अब उसके लिए हमें यहाँ पे नहीं दिया है, म्यू की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट एक ही दे रखी है, तो फिर हम गतिज घर्षण भी उतना ही मानेंगे कि हाँ भाई 10 ही न्यूटन का गतिज घर्षण लग रहा है। तो इस टाइम पे आपका 10 न्यूटन का ये जो है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। बात को समझिए आप, अगर दिया होता म्यू एस अलग दिया होता, म्यू के अलग दिया होता, तो यहाँ से म्यू एस पड़ता, और अब यहाँ पर जो हम इक्वेशन बनाते उसके अंदर म्यू के पड़ता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया, अलग एक ही वैल्यू दे रखी है, तो इसलिए हम भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आज मैंने जो बताया था, मैंने कहा था तरीके समझो, तरीके अप्लाई होते हैं न्यूमेरिकल में। तो इस दिशा में हम न्यूटन के द्वितीय नियम लगा देते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो देखिए F इक्वल टू एम ए होता है वैसे नियम, तो फोर्स इधर की तरफ चाहिए तो F माइनस स्मॉल एफ, ध्यान दीजिए m इंटू ए, F मुझे चाहिए माइनस F की वैल्यू फ्रिक्शन म्यू आर या तो कर दो, और यहीं तो म्यू आर हमने सब निकाल ही रखा है, तो ये -10 ये हो जाएगा। m आपका कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन आपका जो है कितना चाहिए आपको, 0.1 चाहिए, तो ये हो जाएगा F माइनस 10 इज इक्वल टू 0.5, यानी कि F इज इक्वल टू 10.5 न्यूटन। ये मैं इधर लिख देता हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये यहां से F इज इक्वल टू 10.5 न्यूटन, ये आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में 36 से 60 डिग्री कोण वाले एक अवनत तल पर m द्रव्यमान की एक वस्तु समान वेग से नीचे आ रही है। देखिए mg ऐसे लगता है, थीटा इधर लगता है, mg थीटा इधर मूव कर जाता है, mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर, ठीक है ना, ये सब याद है। और r इधर की तरफ रिएक्शन लगा दिया हमने, बॉडी इधर आ रही है तो इसका मतलब फ्रिक्शन इस तरफ चल रहा होगा, लग रहा होगा। तो 60 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अवनत तल पर m द्रव्यमान की एक वस्तु समान वेग से नीचे आ रही, समान वेग से नीचे आने का मतलब क्या है, समान वेग का मतलब है आपका एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि a इक्वल टू देखिए dv डेल्टा v बाई डेल्टा t होता है ना, v कांस्टेंट कर दीजिए तो डेल्टा v 0 चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी में, तो डेल्टा v 0 यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो एक समान वेग का मतलब एक्सेलरेशन जो है वो 0 है आपका। तो मैं इधर शुरुआत में तो बना देता हूं, बाद में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इस तरह के मोशन को कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम लगा करके सॉल्व करते हैं, तो उसी वही तरीका हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए नत समतल के अनुदिश नीचे की ओर, नत समतल के अनुदिश नीचे की ओर हम न्यूटन का द्वितीय नियम लगा रहे हैं, F इक्वल टू एम ए लगा रहे हैं।
तो इसी डायरेक्शन में मुझे रिजल्टेंट चाहिए जिधर एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही फोर्स की डायरेक्शन। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू, और एक्सेलरेशन कितना है ये देखिए, 0 डाल दिया मैंने। करने का जो तरीका हमने करा है, बुक में जो किया है वो देख लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन जो हमने तरीका किया है, कंसेप्ट पढ़े, हम उन्हीं को अप्लाई करेंगे। ऐसे अलग अलग तरीके पढ़ते चले जाएंगे आप, जैसे मॉडल पेपर में कोई और तरीका दिया रहता है, कहीं और दिया, कहीं कुछ और दिया, तो बच्चे उसी में कंफ्यूज रहते हैं, घूमते रहते हैं क्या सही है क्या नहीं सही है। आप अपने कंसेप्ट बनाइए, आप किसी की वजह से क्यों इधर उधर अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ आ जाएगा, एफ की वैल्यू म्यू आर हो जाएगी। एम जी साइन थीटा मुझसे पूछ क्या रहा है, घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए, तो म्यू पूछ रहा है, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू आर की वैल्यू डाल दीजिए कितनी, एम जी कॉस थीटा, एम जी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए दिख रहा है बोर्ड पे, हाँ दिख रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अब। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन साइन थीटा अपॉन कॉस है, टेन थीटा, थीटा 60 दिया है क्वेश्चन में, तो टेन 60, इसका मतलब √3। जो चाहिए हमारा आ गया। मेन कंसेप्ट वही है, मैं जो पुराने वीडियो में मैंने बताया था, नत समतल के अनुदिश नीचे की ओर गति, इक्वेशन वहीं से स्टार्ट करी है मैंने, ठीक है ना। बस उसमें यह था कि एक्सलेशन था, वो एम जी साइन थीटा इस लायक था कि वो फ्रिक्शन से ज्यादा था, तो बॉडी एक्सलेशन से आ रही थी, तो उसमें एक्सलेशन था, ए इक्वल टू एम अपॉन में कर दिया था मैंने, याद करिए, या एम कट गया था उसमें लास्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सलेशन 0 है, तो वो पुट किया, तो हमने दूसरी चीज बना दी वहां पे। अगर आपने सुबह से सारे वीडियोस अटेंड किए हैं, फ्रिक्शन के सारे वीडियो शुरू से लेकर अब तक अटेंड किए हैं, तो इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मेरे समझाने पे समझ में ना आया हो। झुकाव का क्वेश्चन करा दें, ठीक है, तो झुकाव के ऊपर बोर्ड में ही आया हुआ है एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करा देता हूं मैं, ठीक है ना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, और इसका रिजल्ट अगर आप याद कर लेंगे ना, तो आपको इस तरह के और न्यूमेरिकल्स में भी फायदा करेगा, और अगर ये 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो उसमें भी इसका आंसर फायदा करता है। तो इसका आंसर भी आपको रट लेना पड़ेगा, ताकि वो और क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकें। देखिए क्वेश्चन है, एक 45 डिग्री ढलान वाले खुरदुरे तल पर फिसलने के लिए एक द्रव्यमान समान चिकने तल की अपेक्षा n गुना अधिक समय लेता है। अब मेरे पास दो केस हैं, एक तो ये है मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइन बन गया, एक केस है जिसमें कि ये जो है आपका खुरदुरा है, खुरदुरा सरफेस है, 45 डिग्री का है, इस पे बॉडी जो है वो नीचे फिसल रही है। और एक जो है मेरे पास सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि चिकना तल है ये भी 45 डिग्री का, समान चिकने तल की अपेक्षा n गुना समय अधिक लेती है, तो ये भी 45 है लेकिन ये चिकना है। तो आप ये सोचो कि इसके ऊपर अगर कोई चीज फिसलेगी और इसके ऊपर कोई चीज फिसलेगी, तो टाइम जो है वो इसमें तो जल्दी से चली जाएगी और इसमें देर लगाएगी। क्वेश्चन कह रहा है, एक 45 डिग्री ढलान वाले खुरदुरे तल पर फिसलने के लिए एक द्रव्यमान समान चिकने तल की अपेक्षा n गुना अधिक समय लेता है। मतलब अगर हम ये मान लें कि इसमें उसने टाइम लिया t2 और इसमें टाइम लिया t1, तो t2 इज इक्वल टू एन t1, ये कंडीशन दी हुई है। इसमें वो जो है वो n गुना ज्यादा टाइम ले रहा है, नहीं नहीं सॉरी, खुरदुरे तल पे फिसलने के लिए चिकने तल की अपेक्षा n गुना, ये टाइम ज्यादा है, सॉरी, t1 जो है आपका t2 से n गुना टाइम ज्यादा लेता है। गतिज घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करिए, म्यू के का मान ज्ञात करिए, क्योंकि मोशन हो रहा है इसलिए वो म्यू के का मान पूछ रहा है यहाँ पे आपसे। तो जरा आप डायग्राम हल्का सा बना लीजिए, और ये मान लीजिए कि इसमें वो सपोज करिए A1 त्वरण से आ रहा है, और इसके अंदर वो मान लीजिए सपोज करिए A2 त्वरण से आ रहा है, और नीचे फिसलने वाले जो केस है वो आपको देखने हैं। mg वेट होता है, तो mg cos थीटा इधर हो जाता है, ये रिएक्शन हो जाता है, यहाँ भी वही mg होगा, तो mg cos थीटा इधर आ जाएगा। शुरुआत में एंगल भी आप जो है वो 45 ही रखिए, ठीक है, थीटा ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और r रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा, वेट बराबर है तो वेट रिएक्शन और ये सब बराबर होंगे। बस ये है कि A1 A2 ये इधर आपका mg sin थीटा आ जाएगा, इसमें भी आपका mg sin थीटा, खुरदुरे में बस फ्रिक्शन इधर लगेगा और इसमें फ्रिक्शन चिकने में नहीं लगेगा। डायग्राम जरा कंप्लीट करिए, बनाना अब आपको आ गया होगा कि क्या क्या चीजें बनाई हैं, किस किस तरह से बनाई हैं। आप थोड़ा दूर दूर बना लीजिएगा, बोर्ड पे एक्चुअली जगह कम रहती ना, मैं बड़े बड़े बना दूं तो फिर मैं लिखूंगा कहाँ, तो आप उसको समझ रहे होंगे कि क्या क्या चीजें हैं। सेम चीजें, बस इस दोनों डायग्राम में फर्क यह है कि ये खुरदुरा है,
ठीक है ना। तो इसमें जो है वो फ्रिक्शन लग रहा है, जब नीचे चलेगा तो फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और इसमें जो है वो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है क्योंकि ये चिकना है। बस ये फर्क है दोनों में। थोड़ा सा मान लेते हैं हम कि माना खुरदुरे तल पर त्वरण पिंड का A1 वश लिया गया समय जो है वो समय T1 है। चिकने तल पर तथा चिकने तल पर त्वरण A2 है उसका और लिया गया समय T2 है। अब बाद में पुट करेंगे कि हाँ भाई T1 T2 का n टाइम्स है या जो भी है, अभी हम इन जनरल चला रहे हैं उसको। तो सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं खुरदुरे तल के लिए। तो खुरदुरे तल के लिए देखिए, नत समतल के अनुदिश नीचे की ओर अगर हम लगा दें F इक्वल टू एम लगा दें तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए फोर्स नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा माइनस एफ के, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो उस डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू m इंटू और A1, त्वरण A1 से आ रहा है ये नीचे। इसमें mg साइन थीटा माइनस म्यू के r की वैल्यू mg कॉस थीटा भी पुट कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू ma1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद चिकने तल के लिए अगर लिखूं मैं, तो चिकने तल के लिए देखिए क्या होगा, यही फॉर्मूला सब कुछ लगेगा, बस एफ के नहीं आएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, आप डिटेल में कर लीजिएगा उसे, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है ना। या चलो कर देता हूँ, जगह है क्या यहाँ पे? जगह की तो दिक्कत पड़ जाती है मुझे। आप समझ रहे हैं उस बात को? एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे, फिर एफ की वैल्यू एम जी साइन थीटा ही आ जाएगी बस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है नहीं वहां, इक्वल टू एम ए। कंडीशन जो आ जाएगी मैं सीधे लिखता हूँ, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू ma2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। तो अब देखिए जरा इनको डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करके हम कंडीशन थोड़ी निकाल लेते हैं। इसको आप चाहो तो म्यू, इसको डिवाइड कर दें 1 2 को, तो A1 और A2 में एक रिलेशन आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और फिर इसको डिवाइड करता हूँ। देखिए मैं यहीं पे लिखता हूँ डिवाइडिंग फर्स्ट सेकंड, तो ये लिखी ही है, मैं सीधे बस इसके नीचे डिवाइड का साइन लगा देता हूँ। देखिए इसको नीचे भी डिवाइड लगा दिया और इज इक्वल टू इधर अपॉन ma2, ये ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो m इधर कट जाएंगे, mg इधर से कॉमन लेके कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। साइन थीटा से डिवाइड कर दो, 1 माइनस म्यू के कॉट थीटा इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। कॉट थीटा, थीटा 45 दिया है, तो 1 माइनस म्यू के कॉट 45 इज इक्वल टू A1 बाई A2। पहले से भी 45 चला सकते थे, वैल्यूज हो जाती, लेकिन हमने क्वेश्चन को इन जनरल बनाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। कॉट 45 कितना होता है 1, तो 1 माइनस म्यू के इज इक्वल टू A1 बाई A2। इसको आप थोड़ा सा इक्वेशन नंबर थर्ड बना के छोड़ दीजिए। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एक 45 डिग्री ढलान वाले खुरदुरे तल पर फिसलने के लिए एक द्रव्यमान समान चिकने तल की अपेक्षा n गुना अधिक समय लेता है, गतिज घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी ये तो हो गया कितना त्वरण लग रहा है, इसमें कंपैरिजन हो गया, टाइम की तो बात ही नहीं हुई। तो अब आप जरा टाइम की बात करिए। अगर ये यहां से चल करके यहाँ पे आता है और यहां से यहां पर आता है, तो इसमें कितना समय ले रहा है और इसमें कितना समय ले रहा है, वो चीज जरा हम डिस्कस करते हैं। देखिए चलता वहीं से है और चलता पहुंचता वहीं है, चलता वहीं से पहुंचता वहीं से है, यानी कि डिस्टेंसेस बराबर ट्रेवल कर रहा है, टाइमिंग अलग अलग है बस। तो खुरदुरे तल के लिए, खुरदुरे तल के लिए और फॉर्मूला ले लेते हैं, एक्सलेशन जैसे है ही हमारे पास A1, तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से S इक्वल टू U यानी कि 0 प्लस हाफ एक्सलेशन कितना है A1 और टाइमिंग है उसकी T1 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर बन गई 4। ऐसे ही आप चिकने तल के लिए कर लो, तो चिकने तल के लिए इसी प्रकार लिख दो चाहे, तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दूरी वही देखिए तय करी जाएगी, तल तो वही है, बस खुरदुरे और चिकने का फर्क है। तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ A2 T2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। आपको क्या चाहिए, देखिए म्यू के निकालने के लिए A1 अपॉन A2 चाहिए, और यहाँ पे देखिए A1 A2 ये रिलेशन है, यहाँ बैठ रहा है फिट। तो फ्रॉम 4 and 5
चाहो तो आप एस एस इसमें भी निकाला, इसमें भी बराबर कर दो, चाहे आप डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो, बराबर ही कर दो। चलो तो हाफ a1 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल, a1 अपॉन a2 जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग a1 अपॉन a2 इन थर्ड, और मेरे पास थर्ड रखी है, मैं इसके अंदर रख देता हूं, नीचे का मिटा देता हूं बस आप। तो ये a1 a2 मैं इसमें रख रहा हूं, तो देखिए 1 माइनस म्यू के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t2 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर। इसका मतलब यहां से अब यहां पे लिख दूं मैं, या ऐसे लिख, अभी एक लाइन आ सकती है, म्यू के इज इक्वल टू, म्यू के इधर ले जाओ, ये इधर 1 माइनस t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। अब ये कंडीशन डाल दीजिए, बट t1 जो आपका टाइम है n टाइम्स t2 है, तो लिख दीजिए बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 इज इक्वल टू n t2, तो आप पुट कर दीजिए, हेंस म्यू के इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस t2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर t1 स्क्वायर, t1 इज n t2 स्क्वायर t2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास फॉर्मूला निकल आएगा, तो इससे आपका म्यू के इज इक्वल टू निकल आएगा 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला निकलता है। आंसर इसका है n गुना अधिक समय लग रहा है तो गतिज घर्षण गुणांक का मान, तो ये आपका आंसर निकल आता है फाइनल, म्यू के इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन बुक में और दिया है आपके, देख लीजिएगा उसमें कि 45 डिग्री ढलान पर खुरदरे तल पर फिसलने के लिए एक द्रव्यमान समान चिकने तल की अपेक्षा उसमें 2 गुना अधिक समय लेता है। तो अगर आप इसको 2 गुना कर देंगे गतिज घर्षण गुणांक का मान करिए, तो अगर ये 1 नंबर में आ जाए तो आप सीधे ही फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर मान लिया सपोज 5 नंबर में आता है तो यही प्रोसीजर सॉल्व कर देंगे, चाहे तो यही फॉर्मूला डिराइव कर दीजिए, और उसके बाद n की वैल्यू बस 2 गुना है तो 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 1/1/4 यानी कि 4 माइनस 1 3/4 यानी कि 0.75, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सैंपल क्वेश्चन हो गया है आपके पास इन जनरल, और आप इसके रिजल्ट को इधर उधर अप्लाई भी कर सकते हैं, और एक तरीका भी मिल गया आपको। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी कॉम्प्लिकेटेड थी, कंसेप्ट्स देखिए वही थे, लेकिन मतलब ये है कि करना और भी इसमें आगे तक था। तो इस तरह से ये एक और क्वेश्चन आपका फ्रिक्शन का कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने एक फ्रिक्शन के जो हैं वो 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आपको अब बाकी क्वेश्चंस भी बुक में देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है आप उससे सीधे फोटो खींच के और व्हाट्सएप थोड़ा ट्राई करिए उसे, और वो पेज जो भी है उसका वो व्हाट्सएप मुझे कर दीजिए, तो मैं उसका सॉल्व करके या उसका हिंट बता दूंगा कि हाँ भाई ये इसमें ये गलती कर रहे हो या ये कर रहे हो। तो इस तरह से हमारा ये फ्रिक्शन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसके सारे कंसेप्ट देख लिए हमने, सारे न्यूमेरिकल्स देख लिए जितने टाइप के हैं। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।